अंधकार इतना डरावना है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है उसका लेश मात्र भी सामना करने की। ऋषि भाई, इसके लिए एक सिंपल फंडा है। आप किसी को भी फॉलो करते हो, XYZ, अच्छा एक्टर हो गया, अच्छा कथावाचक हो गया, अच्छे संत हो गए, ठीक है, XYZ। अगर आप उनके प्रति अपनी मर्यादा और अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहते हैं ना, तो आप है ना उनकी ना तो कभी उनसे मिलो, हाँ, और ना ही उनसे उनकी कभी पर्सनल में जाने का कोशिश करो। लाठी जो उसको एहसास करा रही थी बार बार उसे उसकी कमजोरी और अंधेपन का, सबसे पहले वो उसे ही छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। पिछली बार हमारी जो पॉडकास्ट आई थी उसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार से आपका वो मोटिवेशन एकदम से रफू चक्कर हो जाता है तो आप उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, कैसे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है कि हम जब दूसरों को जल्दी से दोषी बनाने की प्रकृति में आ जाते हैं ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम गलत तरीके से कर जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए वायरल होते रहते हैं, और हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है कि हमने बड़े आसानी से कह दिया कि आजकल तो बड़ी चर्चा में है, आजकल तो बड़ी न्यूज़ में वायरल है। लेकिन उनकी खुद की पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने बड़े बदलाव आते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, और हमें ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स जो भी प्रभाव हम पर डाल रहे हैं, या फिर हम किसी को गुरु बना रहे हैं या फिर हम किसी से चिढ़ते हैं, हमारी जो उसको लेके सोच है, हमारा जो डिसीजन है कि वो बुरा है या गलत है, उसको आज थोड़ा सा चेक करने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपको मदद करेगा कि आप किन लोगों के प्रभाव में आएँ और किन लोगों को आप इग्नोर करें, और किन लोगों को, और सबसे बड़ी बात होती है कि इग्नोर करें। ठीक है, तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार। जैसा कि प्रमोद जी काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे कि आजकल बड़ा चर्चा का विषय बने हुए कुछ लोग, उसमें जो सनातन धर्म के गुरु हैं, वो कुछ भी थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं तो उनको तुरंत एकदम हाईलाइट कर दिया जाता है और ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे कि वो इस दुनिया से है ही नहीं। अगर वो छोटा सा कोई बैग भी खरीद ले या कुछ और भी कर ले तो उन पे बहुत सारे दोष और बहुत सारी राय देना शुरू कर देते हैं लोग। तो प्रमोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपसे मैं कहूं कि ऐसा व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित कर सकता है, उसकी 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमें प्रभावित करे या आपको प्रभावित करे, उसके अंदर 5 चीज़ें यही होनी चाहिए कि पहली बात तो उसके अंदर यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए न जीता हो। लोग अपने लिए करते हैं ये, अब लोग दुनिया भर के बहुत बड़े बिजनेस चलाते हैं, ये जैसे कि हमारे रतन टाटा जी देख लीजिए, उन्होंने इतना सब काम किए। सबसे पहले देश के अंदर स्टील प्लांट लाया, और उसके बाद क्या नाम है, ताज होटल, जो कि 5 स्टार होटल हिंदुस्तान में उससे पहले नहीं था। काम करने का मोटिव, उन्होंने देश की ज़रूरत के हिसाब से काम किए, उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखा। तो हर इंसान को ऐसा ही काम करना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट कम, सेवा भाव ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये कि भाई आप जो भी काम करें उससे 4 लोगों को फ़ायदा हो। लोग क्या करते हैं, देखो, नौकरी वाला आदमी जो नौकरी कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ घूमती रहती हैं आसपास, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरी EMI, मेरा ये। लेकिन अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो कुछ आप ऐसा काम करो जिससे 4 परिवार जुड़ें। तो 4 परिवार जुड़ेंगे तो आपको जब नौकरी जाती है तो थोड़ा आपको अफसोस होता है, यार ये कहाँ से जाएगा। लेकिन जब आपका कोई काम चल रहा होता है और जिससे 10 परिवार जुड़े होते, जब वो बंद होते, तो आपको अपने से ज़्यादा उन 10 लोगों की फिक्र होती है कि यार इनका क्या होगा। तो कुछ ऐसा काम करें। तो ये भी एक उस पर्सनैलिटी में होना चाहिए। हाँ, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये कि भैया किसी के लिए अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करो, मतलब न्यूट्रल रहे। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल रहें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, जो मैंने ये 2 पॉइंट बताए, अगर इनमें से आप नहीं कर सकते कुछ भी, तो आप तीसरा ये करो, कुछ भी मत करो। अगर आप बुरा मत करो, हाँ, बुरा तो भी आप प्रभावी बन सकते हैं। और भाई, आप इस धरती पे आए हो, इस देश में जन्म लिया है, तो भाई कुछ ना कुछ तो दे के जाओ। आपका ये नहीं कि आप आए और खाया पिया और जी लिया और निकल लिया। यार
प्रकृति ने आपको इतना सारा कुछ दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ तो इसके लिए करके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सफाई वो उसमें कुछ भी हो सकता है, हाँ, किसी मतलब पार्क राष्ट्र की के सफाई हो नाम, सकती है। हाँ, धरती के लिए, राष्ट्र के हाँ, लिए, इस प्रकृति नेचर के नाम, इस राष्ट्र के नाम कुछ ना मानवता कुछ के करके लिए, जाओ। मानवता कुछ के लिए कुछ तो करना करके पड़ेगा। जाओ। और ये भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। हाँ, उसकी हाँ। मूल भावना ये होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू, हाँ, कुछ दे रहे हैं। और ऐड करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हाँ, तो कि सिर्फ आपके हाथ आज- हमेशा ये नहीं होने चाहिए, कभी आपके हाथ ऐसे भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं 24 घंटे, हाँ, ये हाँ। सिर्फ भगवान के आगे हो जाना चाहिए। बस बस बस। लेकिन हर वक्त अगर आप हर किसी से हर जगह नहीं, तो कुछ हाँ, वाली अगर स्थिति लेना ही होना लेना चाहिए। नहीं, उसमें डालना पता भी है, है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। सनातन धर्म में जितनी बार मान्यताएं हैं, उनका कुछ ना कुछ एक बहुत गहरा संबंध होता है। गहरा एक ऐसा संबंध जो आपके व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत प्रसन्नता में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अगर आप सुबह उठकर कष्ट उठाते हुए, सुबह सूर्योदय होते समय सूर्य के लिए जल अर्पण करने का अगर विधान किसी ने आपको बताया है, तो वो अल्टीमेटली आपको सुबह में उठने में कष्ट प्रतीत जो हो रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है। हेल्थ, ये बिल्कुल। आपकी मानसिक हेल्थ, कुछ ना कुछ ऐसा। पिछली बार आपने बात करी थी प्रमोद जी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो उसमें आपने कहा था कि जो कमिटमेंट है, चाहे वो सेल्फ कमिटमेंट हो या फिर किसी और के प्रति कमिटमेंट हो, वो थोड़ा सा बढ़िया मजबूत होना चाहिए। उसके टूटने के आसार असंभव बिल्कुल बिल्कुल। वाली लेवल पे होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दान की बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि दान करने का बड़ा महत्व है, इस पर बहुत फोकस किया गया है। और कुछ जो लोग अज्ञानी होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पंडितों ने खुद से बनाया, या फिर जो वैसे जो संत लोग थे जिनको खाने को नहीं होता था, अपना व्यवसाय चलाने के लिए कहते थे कि दान दो। ऐसा नहीं है। दान की एक बहुत बड़ी महिमा है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ दे के जाना है, जब आपके अंदर ये दान देने की जो भावना उत्पन्न हो जाती है ना, इसी के साथ ही प्रारंभ हो जाता है आपके विचारों में बदलाव। आप देने की सबसे पहले डिसिप्लिन में प्रवेश कर रहे हैं। जी। कोई ऐसी सांसारिक चीज़ जो दिख रही है, दान मतलब अन्न का हो सकता है, गौदान तो महादान बोलते हैं, रक्तदान हो गया, ये बहुत सारे दान हैं, सबकी अलग अलग महिमा है। तो जब पहली बार ही आपके दिमाग में ये चीज़ प्रवेश करती है कि कुछ चीज़ आपने त्यागी है या दान में दी है, अपने पास थी और किसी को दी है, तो जैसे ही आपके अंदर ये भावना प्रवेश करती है, इस छोटी सी भावना से कई प्रकार के बदलाव आपके जीवन में होना शुरू हो। बिल्कुल इसीलिए दान की महिमा हमारे पुराणों में भी बताई गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि दान दो भाई, दो दो दो, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भैया जैसे ही आपके अंदर कुछ देने, कुछ समर्पित करने, कुछ किसी की सेवा करने, सारे भाव इससे जुड़ते हैं ना, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मतलब इसमें व्यक्तिगत रूप से तो आपको जो फ़ायदा होगा उसका तो उसकी गिनती नहीं है, सामाजिक तौर पे एक वृहद फ़ायदा कितना बड़ा होगा इस पर, उसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही बात मुझे दान की बतानी थी, याद दिला दी आपने। जया किशोरी जी की बात करते हैं सबसे जी। पहले। आजकल उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी। एक ऐसी संत जिनके विचारों को सुनकर मैं ऋषि भाई आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा। ये लोग जैसे कि जया किशोरी के साथ साथ और भी महिलाएं, ये ना तो संत हैं ना ये हैं, ये एक कथावाचक हैं। जैसे कि एक प्रोफेशनल सिंगर होता है, जैसे कि एक प्रोफेशनल कुछ भी इंजीनियर होता है, वैसे ही एक ये हमको भगवान के प्रति उसकी हमें विशेषता बताते हैं कि भगवान क्या है, भगवत गीता क्या है। ये उससे इसका मतलब ये नहीं वो कथा वाचक हैं, और वो जब उस कथा व्यासपीठ पे बैठे होते हैं तो उसकी एक अलग मर्यादा होती है। उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को संयम, नियम, व्रत, आहार, प्रत्याहार उसके जरिए उसको पाया है। बिल्कुल। अगर वो लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ भाई वो भी तो प्रोफेशनल है ना, तो लोग क्या कहते हैं, ये लोग मोह माया छोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई उन्होंने कहीं मोह माया छोड़ने की बात थोड़ी नहीं की, उन्होंने तो आपको अवगत कराया है कि भाई आप इस रास्ते पे जाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और मोह माया बैग से थोड़ी है, बैग से थोड़ी ना है। मोह माया मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, जहाज में अगर बैठ गए तो ये मोह माया थोड़ी ही है।
एक चीज़ बताओ, जब एक बिजनेसमैन, एक एक्टर कुछ चीज़ें खरीदता तब तो आप कुछ नहीं कहते, अगर वो उन्होंने खरीद भी लिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत क्या है? मोह माया। उन्होंने कोई वो मतलब अपने बैग अपने खरीदने नाम के आगे वो संत लिख रहे हैं या मैं ब्रह्मचर्य ले रखा है, वो हमारी तुम्हारी तरह है, कोई लेकिन दावा तो उनका नहीं कर रहे, लेकिन yes। उनका प्रोफेशनल अलग है। हम जैसे कि मान लो मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, कोई ये आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, ऐसी वो एक कथा व्यास हैं और कथावाचक हैं, कथा बाँचते हैं और कर रहे हैं अपना काम। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने संन्यास ले लिया तो उस पर कमेंट करने का क्या मतलब बनता है? हाँ, तो ये बड़ा गलत लगा मुझे। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है सामने कि हम ना बड़े जल्दी डिसाइसिव हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जो जया किशोरी को पहले से पसंद करते थे हाँ। और अचानक से उन्होंने बैग देखा, उनकी भावनाओं में इतना तीव्र परिवर्तन आया कि उन्होंने कहेंगे देखो क्या धोखा दे दिया इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे रील डालेंगे, देखो ये तो ऐसे कर रही हैं, देखो ऐसे कर रही हैं। तो एक तो ये प्रभाव पड़ता है। एक दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ जी। जो सीक्रेट बात है कि जितने बार ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मैक्सिमम मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, उस पर जितने बार लोग जया किशोरी को पहले से पसंद नहीं करते ना, पहले से जो पसंद ही नहीं करते, जी जी, ना तो उन्होंने उनके कथा वाचन का कोई कभी उन्होंने तारीफ की, ना उन्होंने उनके संगीत सुंदर की, ना उनके विचारों गायन का, की, उनके समाज सेवा में जो किए गए कार्य हैं उनका कभी प्रोत्साहन नहीं करेंगे, वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और एक्चुअली वो इस लायक भी नहीं है। उनके अंदर इतना बुद्धत्व, इतना उनके अंदर बुद्धिमत्ता है ही नहीं कि उनके विचारों को समझ भी सकें। तो उनकी एक संकुचित मानसिकता होती है और उनको इस चीज़ की तलाश रहती है कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को जो इतना जल्दी पैसा कमा लिया, और मैं एक बंद टूटे कमरे में बेकार से बेड पर अपना एंड्रॉयड का घटिया सा मोबाइल चलाते हुए यही पढ़ा हूँ, और ये जो है संत बोल बोल के भी, मतलब खुद को तो वो संत कभी बोलते नहीं है, वो ज्ञान दे दे के इतना ऊपर पहुंच गया। तो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि हम लोगों की तरक्की से जलते हैं, और हम नहीं, एक्चुअली मूर्ख जलते हैं। तो और ऐसे मूर्खों की जमात बहुत है, और ऐसे ज़्यादातर मूर्ख आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप कितना भी बढ़िया धर्म का कार्य कर लीजिए, आप कितने भी बढ़िया विचार रखते हो, आपने समाज की कितनी प्रकार से सेवा की क्यों ना हो, आपको ऐसे मूर्खों के कमेंट मिल ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं होता है। ये नहीं होता है कि किस धर्म से है, ये नहीं होता है कि किस मज़हब से, पंथ से है। बस एक ही मैटर होता है, एक ही रीज़न होता है उसका, और वो होता है कि मानसिकता इतनी परिपक्व नहीं है, वो बुद्धिहीन है, वो मूर्ख हैं, और मूर्ख को जो सही लगता है वो कर देता है। बस इतना ही अंतर है। तो जया किशोरी जी को आके अपनी सफाई देने की भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो उनको जो उनकी इज्जत करते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं और उनके विचारों से जीवन बदले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति में और रम गया हूँ मैं। जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करती हैं, श्री राधा रानी का नाम लेती हैं, तो हमारे दिमाग में खुद से ही एक छवि बन जाती है। तो उनको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आप सफाई दे रही हो सोशल मीडिया पे, वो लोग आपकी सफाई से भी कोई प्रसन्नता नहीं रखेंगे। ना तो वो उससे कन्विंस होंगे, और ना ही वो इस बात को मानेंगे कि आपने माफ़ी मांग ली है या फिर अपनी सफाई दे दी है, अपना तर्क रख दिया है तो आप अच्छे हो। आप बैग से पहले भी उनके लिए इतने ही बुरे थे जितना बैग लेने के बाद और माफ़ी तो नहीं मांगी, अपनी सफाई, अपनी बात सामने रखने के बाद भी। कभी भी आप आपका जो चल रहा है हिसाब किताब, वही चलाते रहना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ प्रमोद जी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लूटो के बारे में आपने सुना होगा। हाँ जी। एक फिल्म में सीन था, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। प्लूटो एक ग्रह था पहले, है ना, 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए। तो प्लूटो एक ग्रह था। तो एक दिन अचानक वैज्ञानिकों ने मेजरमेंट किया और नए नए आविष्कार, क्योंकि रोज़ हो रहे हैं, नए टेलीस्कोप्स आ रहे हैं और नज़दीक हम ग्रहों के जा रहे हैं, ज़्यादा करीब से उनके बारे में जान पा रहे हैं। तो रिसर्च में पता चला कि प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है। अच्छा। हाँ, प्लूटो ग्रह नहीं है, क्योंकि वो ग्रह होने के जो मापदंड हैं उसमें ठीक नहीं बैठता है। तो प्लूटो को जो है वो 9 ग्रहों की श्रेणी में से निकाल दिया और प्लूटो को अलग कर दिया। अब एक बात बताओ, हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्पेस में, जहां जो
कोई पहुंचता नहीं है। उससे उस दूर बैठे इंसान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, ना तो उसकी चाल में, ना ढाल में, ना प्रकृति में, ना घूमने की रफ्तार में, और ना उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। हम हजारों प्रकाश वर्ष, लाखों प्रकाश वर्ष दूर यहाँ किसी 4 लोग बंद कमरे में एसी में बैठ के उस ग्रह को ग्रह की श्रेणी में डालते हैं और ग्रह की श्रेणी से निकाल देते हैं। तो उसे पता भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है। तो हम प्लूटो होना चाहिए, हम सबको प्लूटो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे वैज्ञानिक आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप तो इनसे बेहतर है कि इनसे बच के ही रहो। तो आप बच के भी रहने की जरूरत नहीं है, बचने नहीं, अपनी उसमें आपको निरंतर प्लूटो की तरह चलना है। जैसी प्रकृति, जैसा कार्य, जैसी प्रवृत्ति आपकी थी, कंटिन्यू रखते हुए अपनी मस्त चाल चलते हुए इस सूर्य के चक्कर लगाने हैं। बस अपने प्रति ईमानदार रहना है। हाँ, अपने प्रति ईमानदार रहना, बस सिंपल सी बात है। तो बी ए प्लूटो ऑलवेज। ये मैंने कहानी में सुना था, बड़ा बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत जय केशरी जी को मेरा प्रणाम है यहाँ से। कभी अगर सुन पाए या हमारी जो पॉडकास्ट है तो हालांकि उनसे ही मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं क्या उनको बताऊंगा। एक अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल, खूब सुना है। सोशल मीडिया के स्टार है वो आज की डेट में। सोशल मीडिया के स्टार है। उनकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, सफाई देने नहीं आते। बिल्कुल, सफाई देने नहीं आते। अरे क्यों देना। और उसके पीछे कारण ये है कि माफी चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी जो कार्य कर रहे हैं एज ए प्लूटो, वो कार्य करते रहते हैं। वो जिस प्रकार से मस्ती, मजाक और आध्यात्मिक लॉजिक, मर्यादा में रहते हुए लॉजिक की बात करते रहते हैं, प्रसन्नता लोगों के लिए बांटते रहते हैं। कपिल शर्मा भी तो काम ही करता है ना, ठीक है। वो ज्ञान की बातें करते हैं, साथ में हंसाते भी हैं। वो प्लूटो की तरह लगे रहते हैं। उनके भी अभी आप देखेंगे ना, तो वो एक खिलौना लेके और भागे जा रहे थे, या फिर ऐसे बच्चे की तरह खेल रहे थे। तो जो अभावी, जो जिनके अंदर भाव नहीं होता है, जो भगवान से कनेक्शन जानते ही नहीं है, उनके पास तार ही नहीं पहुंचा है, वो लोगों को वो अजीब सा लगेगा। लेकिन जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें उसी प्रभु से जोड़ती हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं बीच में कि अनिरुद्धाचार्य जी कितने सारे ऐसे प्रकल्प चला रहे हैं जिनमें वो कई प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके कई ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर वो लोग जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे और कुछ दिन बाद अपनी मम्मी पापा को उन्हीं के आश्रम में छोड़ कर आते हैं। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको किससे प्रभावित होना है, आप ये बताइए प्रमोद जी। कि फिर हम ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पे देख तो लिया, मेरे मन में भी आई थी यार, एक बात बताओ, सच में यार छोड़ने की बात तो करती हैं यार, ये मतलब वैरागी हैं और ये है वो है। मैं मतलब पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि यार सच में सही तो कह रहा है बंदा, इतना महंगा, और वो भी गाय की चर्बी से, और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे उससे बना हुआ है। तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी देर आया, ये शंका भी ना आए मेरे मन में, तो ऐसी क्या बेस बात होनी चाहिए, मैं कैसे प्रभावित ना हूँ, क्या मेरी बेसिक विचारधारा होनी चाहिए। ऋषि भाई, इसके लिए एक सिंपल फंडा है। आप किसी को भी फॉलो करते हो, XYZ, अच्छा एक्टर हो गया, अच्छा कथावाचक हो गया, अच्छे संत हो गए, ठीक है, XYZ। अगर आप उनके प्रति अपनी मर्यादा और अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहते हैं ना, तो आप है ना उनकी ना तो कभी उनसे मिलो, हाँ, और ना ही उनसे उनकी कभी पर्सनल में जाने का कोशिश करो। आप उसकी किस चीज़ से प्रभावित हुए हो? बिल्कुल, जो स्टेज पे बैठ के जब कथा वाँच रही हैं उस चीज़ से प्रभावित हुए ना, जो स्टेज पे बैठ के गा रही हैं उससे प्रभावित हुए हो, तो फिर आप उसी पे फोकस करो ना। आप कथा सुनना चाहते हो, उनकी कथा सुनो, और उनके गायन अच्छा लगता है, उनके भजन अच्छे लगते हैं, तो उन पे फोकस करो। वो क्या खरीद रही हैं, कहाँ किस पार्टी में जा रही हैं, उससे क्या लेना देना आपको। बिल्कुल। अगर आप कथा छोड़ के और उनके भजन को छोड़ के उनकी पर्सनल चीज़ों में उलझने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे ना उनके आपको भजन अच्छे लगेंगे, ना उनकी कथा अच्छी लगेगी। अरे तो बस यही इतनी सी बात। और प्रमोद जी, ये तो आपको मैं बता दूं कि ये तो केवल कलयुग के कुछ अच्छे लोगों जो समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की बात है मात्र। हाँ जी, है ना। भगवान शिव जी से भांग पीना सीख लेते हैं,
कहते हैं ना कि तर्क भी देते हैं कि अरे हम तो पी रहे हैं, भोले के भगत हैं भाई, चिलम लगा लेते हैं। तो भैया अगर भोले के भक्त हो तो आपने उनकी एक जीवन शैली को तो अपना लिया। उन्होंने विष भी पी लिया था। हाँ जी, हाँ जी, उसे कोई नहीं पीता। 4-5 बूंद डाल के देख लो एक बार, देखें कुछ हो ना हो, भगवान जी तो अभी भी हैं। तो भैया ऐसे सिलेक्टिव तरीके से अगर आप किसी को फॉलो और ये बात फॉलो नहीं करनी अपनी सिलेक्टिव तरीके से, तो आपको पूरी भूमिका को समझना होगा उसके लिए कम से कम। तो आप अगर पर्सनल लाइफ में जाना चाहते हो या उनको फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें फॉलो करो, फिर पूरी तरीके से उनका संतत्व अपनाओ, या फिर उनकी 2-3 बातों को बना के उनको कटघरे में खड़ा करना है तो फिर तो तुम मूर्ख ही साबित होगे, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ लोगों को मैंने कहते देखा है कि अरे भाई हाँ, अब आप मुर्गे नहीं खाएगा ना, सारी दुनिया में मुर्गे हो जाएंगे, पता है तुझे? ये ना ईट साइकिल है, ये मतलब खाद्य एक श्रृंखला है, नाम भी दिया है, विज्ञान में पढ़ाया भी जाता है ये मूर्ख सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और जंगल में शेर क्या खाएगा अगर वो वेजिटेरियन हो जाएगा तो बताओ, पशु तो नहीं। उनसे बोलो तो अब ये इस तरीके से तर्क देते हैं, उनसे पूछो शेर जो है अगर मांस खाता है, मान लीजिए शेर का तर्क दे रहे हैं, मांस खाता है वो, तो अब एक बात बताओ कि शेर जब सूसू करता है तो पंजे से मार के वो सूसू को ढकता भी है ना, तू भी किया कर है ना। जब दूसरी जो बाघन होती है उसके वो पीछे से सूंघता हुआ भी जाता है, तू भी करके देख ले एक बार, फॉलो ही कर रहा है ये सारी चीज़ें जो है, मतलब आप खुद बताओ कि हम सिलेक्टिव तरीके से, ऐसे ही एक फेमिनिज्म भी चलता है। बिल्कुल, उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अभी बीच में सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ी लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम एक सिलेक्टिव फेमिनिज्म भी अपनाते हैं। जैसे हम लाइन में मतलब कहीं फॉर्म बट रहे थे, मैं एक सीन देख रहा था, तो फॉर्म बट रहे थे किसी चीज़ के, तो एक लड़की आई सबसे आगे जाके लग गई, अरे मैडम लाइन में आइए, हम सब पागल नहीं है यहाँ पे खड़े हैं। तुम पागल हो क्या? लड़की बोली। अच्छा, तुम्हें दिख रही ना मैं लड़की हूँ? बोला तो मैडम लड़की हो तो क्या हुआ, हम भी तो सुबह से लाइन 4 बजे से लाइन लगा रखी है, आप आ रहे हो और अंदर से लेके जा रहे हो ऐसे ही। बोला कि तुम्हें महिलाओं से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? तुम्हें पता है कि महिलाओं, अब एक महिला खड़ी रहेगी यहाँ पे तो अच्छा लगेगा, तो महिला खड़ी रहेगी का उनसे भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो अपने आप को कमज़ोर मान रही हैं। लेकिन अगर ये बात फॉर्म लेने तक है तो वो कमज़ोर हैं और उनको जल्दी से लाइन में लग के मेट्रो में भी उन्हें सीट मिल जानी चाहिए, क्योंकि कमज़ोर है ना, खड़ा नहीं हो जाता, यही तो सेंस बनता है ना। और एक तरफ जब हम या आप में से कोई बोल दे कि भाई लड़कियां कम हैं, मतलब इन चीज़ों में ये सब नहीं हो पाएगा, बराबरी नहीं कर सकती, तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो जहाँ कुछ पाने की चीज़ होती है वहाँ पे तो आप कमज़ोर, बेचारे बन जाते हैं, अबला बन जाती हैं। संघर्ष की बात आती है तो आप कमज़ोर बन जाते हैं, तो आप एकदम से अबला हो जाते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट मतलब महिलाओं की बराबरी तो हम खुद नहीं कर सकते। नहीं, ये आप वो थोड़ा जो आपने देखा वही तो आप कह रहे हो। मैं वीडियो क्योंकि ऐसी भी महिलाएं खुद होती नहीं हैं। कर सकता महिलाओं की बराबरी। महिलाओं की व्याख्या अगर मैं करने बैठूं या उनके बलिदान या उनके संघर्ष की बात करना बैठूं, उनकी शक्ति की बात करना बैठूं, तो मैं बहुत लंबा जाऊंगा और मैं उनके चरणों तक ही सीमित रह जाऊंगा, मेरे अंदर तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है। तो प्रमोद जी, हाँ जी, हमारी जो बात शुरुआत हुई थी कि हमें आखिर कैसे लोगों से प्रभावित होना चाहिए इंटरनेट पे, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी सोच में ये एकदम स्पाइक जो हो जाता है कि किसी को लेके हमारी समझ बन गई, किसी को लेके नहीं बनी, ये एकदम से बननी नहीं चाहिए। ऋषि भाई, आजकल लोगों में क्या हो गया है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और लोगों के पास आज की डेट में ज्ञान है ही नहीं जो सोशल मीडिया पे ज्ञान लेने के लिए आते हैं 1 मिनट की रील में, और 1 मिनट की रील में ही वो सारा ज्ञान पाना चाहते हैं। और भाई 1 मिनट की में आप 1 मिनट में तो बात आपको देखो, हम 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, आपको कितने डायलॉग याद रहते हैं? आपको पूरी पिक्चर याद रहती है क्या? नहीं।
उसमें एक ही चीज़ होती है, मान लो 10 सेकंड का कोई डायलॉग होता है या कोई स्टेप ऐसा होता है कि बस वही आपको याद रहता है ना। तो वही हाल है कि क्या नाम है, आप सोशल मीडिया पे अगर ज्ञान पाने जाओगे तो 1 मिनट में भाई आपको अच्छी भी लग सकती है, वो आपको एकदम वही फिल्मी डायलॉग की तरह हो सकती है, आप उसे कभी भूलें ही ना, फिर आप उसी के पीछे लगे रहोगे, यार ये तो बड़ी अच्छी बात करता है, बिल्कुल। यार ये तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर आपको थोड़ा उस किसी को फॉलो करना है तो उसके थोड़ा पढ़िए। डीप जाइए, उसके बारे में पढ़िए। जरूरी और थोड़ी ना ऐसे कि सिर्फ रील ही उसकी फॉलो सच्चाई है। करने के बाद उसे मत पढ़िए, उसे अपने जीवन में उतारने या उसे फॉलो करने से पहले उसको पढ़िए, उसके बस। बारे में जानिए। अगर आपको किसी को फॉलो करके उसके विचार अच्छे लग रहे हैं या उसके जीवन को अपने जीवन में उतार के सक्सेस अब की राह पे देखो, आगे बढ़ना है। आपको यही एग्जांपल देता हूँ कि आजकल एक लाइन बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पे कि अगर किसी अंधे को आंख मिल जाती है ना तो सबसे पहले वो उसी लाठी को फेंक देता है जिसको क्या नाम है, जिसके सहारे वो जीवन भर अब तक चलता आ रहा था। हाँ, तो क्या लेके तो ये एक चीज़ बताओ कि यही डायलॉग ये पता ना किसी ने कभी बोला होगा, बेचारे ने, उसको कोट भी नहीं करते और क्या नाम है उसमें बेस डाल के उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोल के बैकग्राउंड ये म्यूजिक लगा और के। ऐसा कुछ लगा के ऐसा लगेगा। हाँ, बात तो अरे सही यार है। बात सही है, यार बात तो सही है। अरे यार एक चीज बता जो हो गया, जो कमजोरी थी उसको दूर हो गई, कि कमजोरी को साथ लेके चलना चाहोगे क्या? किसी बच्चे को, जो पहले बच्चा पैदल चलता था मिट्टी में गिरता था, क्या यानी कि अब स्टेप बाय स्टेप मान लो उसकी बीमारी थी, उसे दिखता नहीं था, उसे डंडे के सहारे चलना पड़ता था, मान लो उसकी आईसाइट वीक थी, चश्मे के सहारे चलना पड़ता था। जब उसकी आंख अच्छी हो गई, वो हो गई, अरे तो बस बात खत्म। वो उनको साथ ले, कमजोरियों को साथ ले, अरे कमजोरी वो तो इस दिन के लिए कब से बेचारा यत्न कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, संघर्ष कर रहा था कि ये चीज़ें मेरे से हटें और मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। अब लोगों का क्या हो गया कि हमारे आज के लोगों की सोच है ना, एलोपैथी दवाइयों की तरह हो गई है। हम्म, आयुर्वेद में क्या होता है, वहाँ बंदे की तासीर देखी जाती है कि आप भाई वात पित्त कफ, तो इसमें 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किसी की वात बढ़ा हुआ होता है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ होता है, किसी का कफ बढ़ा हुआ होता है। तो जब वैद्य के पास जाते हैं ना, किसी आयुर्वेदाचार्य के पास, वो आपकी नाड़ी पकड़ेगा, वो आपकी तासीर पूछेगा, या पता लग जाती है, जो अच्छे वैद्य हैं उनको पता रखे आपकी तासीर कैसी है, तो उसकी आपकी तासीर को चेक करेंगे। उसके बाद वो आपके कौन सी चीज़, आपको नींबू आपके लिए सही रहेगा या नींबू आपकी लीवर को ड्राई करेगा, तो वो उसी हिसाब से आपको अपनी दवाइयाँ जो औषधि हैं वो बताते हैं। और एलोपैथी का क्या होता है, किसी बंदे के पेट में दर्द हुआ, ठीक है उसके पेट में दर्द पता नहीं किस चीज़ से हुआ, खाने से हुआ, लेटने से हुआ, दौड़ने से हुआ, या ज़्यादा पानी पीने से हुआ, या ज़्यादा खाने से हुआ। एलोपैथी उस पर कि फलानी टैबलेट पेट दर्द की है बस। अब उसकी तासीर बंदे की क्या है, अगर चाहे गर्म तासीर का है, वात पित्त का, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको दे दी जाती है। तो आज के लोगों का यही चल रहा है। हाँ, हमारे लोगों का वो एलोपैथिक दवाई हो गया नकारना। कि यानी कि कहाँ फॉर्मूला, कौन सी कहावत कहाँ पे सटीक बैठेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। बीच में भी ऐड कर दूं, एलोपैथी को हम इसे नकार भी नहीं रहे। मेरा मानना ये है कि जैसे बहुत तेज असहनीय दर्द हो रहा है, हाँ। और उसकी कोई टैबलेट है, पेन किलर बोलते भी हैं उसे, पेन किलर, तो उसे खा ली जाए तो हाँ। ठीक है। वो मतलब उसका एक फायदा तो है हाँ कि जी। दर्द बंद हो गया, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इलाज करवाने की सोच रहे हैं, बीमारी ठीक कराने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको आयुर्वेद की या होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि रोग को रोकना और रोग को समाप्त करना 2 काटना। अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। तो एलोपैथी, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठ रहा है, असहनीय चीज़ हो रही है, घाव में जलन हो रही है, हड्डी टूट गई है, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है, ये तो पेन की बात हो गई, उल्टियाँ हो रही हैं, ये पेन की बात हो गई, या इन्फेक्शन हो गया है, तो एलोपैथी एकदम से करना है एंटीबायोटिक देके तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमारी है, एक्सीडेंटल नहीं, एक्सीडेंटल तो हाथ टूटा तो ठीक है, एलोपैथी खाई ठीक हो गया, है ना, उसमें एंटीबायोटिक लगा दी और आपके मेरा ऋषि भाई कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि लोगों की सोच की ऐसी होगी, हर चीज पे हाँ। एलोपैथी। वो क्या नाम है कि भाई अंधे को अगर आंख मिल गई तो सबसे पहले डंडा छोड़ देगा, लाठी छोड़ देगा। तो छोड़ेगा अरे ही भाई भाई। छोड़ेगा ही ना, तेरे को क्या इससे? वो किस सिचुएशन में छोड़ा था यार, वो उसकी तासीर क्या थी, उसे छोड़ने की जरूरत है। हाँ। यार ऐसे थोड़ी और ना उसको होता कहाँ है, फिट कर देंगे? हर जगह कहीं उसको फिट कहाँ होता फिट कर देंगे? है। उसको अरे भाई फिट ये कहावत वहां फिट होती है उन लोगों पे सटीक बैठती है जो लोग क्या नाम है
मान लो उसका लोग किसी को इसका भला मतलब- करता था और किसी ने उसके साथ ज्यादा अच्छा कर दिया, तो यानी कि उसी बंदे को छोड़ के भाग गया। हाँ, इसमें लगा लेते हैं। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि जब अंधा हो जाता है इंसान, सबसे हाँ। पहले लाठी छोड़ता है। इसका मतलब कि जैसे ही उसके अंदर कुछ अच्छा बदलाव या अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़ता ये है, उन्हीं लोगों को तो छोड़ के वो चलती है। लाठी जो 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 उसको एहसास करा रही थी बार बार उसे, उसकी कमजोरी और अंधेपन का, सबसे पहले वो उसे ही छोड़ता है। बिल्कुल। सबसे पहले वो साथ ही नहीं थी उसकी, वो साथ ही कमजोरी नहीं थी मान- उसकी। उसकी कमजोरी थी वो। आप उसको साथ ही मान रहे हो तो फिर ताकत तो आपकी आंखें ही हैं। तो अगर लाठी लाठी कोई साथी नहीं होती, आंखें होती हैं यार, कुछ भी यार। ऋषि भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक लोग के पास पैसे नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी बात में और जुबान में इतना दम होता है कि उसने बीच में खड़े को बोल दिया ना कि लाइन यहाँ से लगेगी, तो लोग वहीं से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते कुछ हैं लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हाँ, इस हाँ, दुनिया भर बड़े। की शानो शौकत, आराम और ये सारी चीज़ें होते हुए भी वो लोग कहते हैं यार सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी ढोल भी पीटें, चीखें, चिल्लाएं, दुनिया भर के प्रमोशन करें, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया, सब जगह, लेकिन एक कुत्ता भी नहीं आता वहाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, इतना शानदार सवाल पूछा है कि आपकी इस पॉडकास्ट के बाद मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, आपके सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा पे शक होने लगेगा। बिल्कुल। आपके लक्ष्य में आपका फेथ हिल सकता है, डिग सकता है। अगर ये सारे रिस्क आप उठाना चाहते हैं तो वीडियो पे कंटिन्यू करें। आपको मैं बता दूं प्रमोद जी कि दान की बात हमने उस दिन करी, कमिटमेंट की बात हमने उस दिन करी, हमने परहित की भी बात एक दो बार अपने पॉडकास्ट में की है। हाँ जी। हमारे सनातन धर्म में इन सारी चीज़ों पे जोर क्यों दिया जाता था? एक्चुअली जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो हमारे अनुसरण या हमारे फैन अनुयायी जो होते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी ताकत होते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इंस्टाग्राम पे अगर आपके 500 फॉलोअर्स हैं तो आपको 1 रुपया कोई नहीं देगा अपने शूज़ का ऐड करने के लिए। ये तो मात्र छोटी सी इंस्टाग्राम की बात है। और अगर आपके 1 मिलियन या 50 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं तो आपसे एक पोस्ट करने को 5 लाख रुपए भी आपको दे देंगे और आपको भागने की ज़रूरत है, आपके पीछे पड़ेंगे। बिल्कुल। टेक्निकली विदित रूप से फॉलोअर्स की ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा पहले क्या होता था, लोग परहित करते थे। परहित क्यों कहा जाता है? परहित करो, परहित करो, परहित करो। आपके एक करने से कुछ बदलाव आएगा, मतलब क्या कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, हमें समझ नहीं आता। तो लोग कहते हैं भाई अपनी अपनी देखो, बिल्कुल। कुछ नहीं रखा है। आजकल तो ट्रेंड ही यही चल रहा है, भैया अपनी बचाओ, अपनी बचाओ भैया, कुछ नहीं रखा है। और वो कहता है ना, रील देखता है 1.5 घंटे, 3-4 घंटे रूम में पड़ा पड़ा, बाहर निकल के आता है तो उसकी गली के उसे नहीं पहचानते। ठीक है। बिल्कुल। मैं तो बात कर रहा हूँ 5 मिलियन फॉलोअर्स की, गली में एक फॉलोअर नहीं होता उसका। बिल्कुल नहीं होता। अब मैं फॉलोअर्स शब्द का बार बार जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि फॉलोअर्स ही पावर हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात आज की डेट में तो फॉलोअर्स बहुत मायने रखते हैं। फॉलोअर्स ही पावर है। जब परहित की बात हम करते हैं या दान की जब बात करते हैं, जब हम परहित करते थे, लोगों का हित करते थे, उनके दुख सुख में उनके साथ रहते थे, उनके साथ हम मिल के बैठ के उनसे बातचीत करते थे, उनके दर्द समझने की कोशिश करते थे, तो ये राय कहा जाता था कि जिसने दूसरे का दुख नहीं समझा उसने क्या समझा। हमारे सनातन धर्म में ये पढ़ाया जाता है। ये आपको एक तरीका बता रहे होते हैं आपकी शक्ति में इजाफा करने के लिए। उसमें आपको स्वयं को महान शक्तिशाली बनाने के लिए ही आपको ये उपाय बताया गया है, जिसने आपको समझ लिया कि इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई, अपनी देखो और किसी का कोई हित करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सब लोग आपस में, जैसे कोई एक इंसान जो पूरे गांव में जाता था, देखता था, दुख सुख में उसके साथ रहता था, बैठता मिलता था, आज भी हैं। आज भी जब आदमी कोई दुख सुख में बैठ के, साथ में बैठ के सबके हित में काम करता है, उनके
जो भी मामले होते हैं, पुलिस मामला हो गया, उनको किसी ने धमकाया, मतलब हर तरीके से दुख में बीमारी में साथ देते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, है ना, अच्छे इंसानों को। और ऐसे लोग जो ये दान भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याति उनकी फैलती जाती है कि वो फला फला आदमी है भाई, इतने रुपए दान कर देता है, वो तो ट्रस्ट में दे देता है, कितने गरीबों की सेवा कर रहा है, ये से भी ख्याति बढ़ती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ख्याति बढ़ानी क्यों? तो ख्याति बढ़ाने का इनडायरेक्टली यही होता है कि आपके इनडायरेक्टली फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहा है। और फॉलोअर्स की महिमा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक अगर डीएम जा रहा है और साथ में एक सांसद जा रहा है, तो सिक्योरिटी या इज्जत या फिर जो कॉन्वॉय है, समझ रहे हो, और उसकी अहमियत और डीएम की अहमियत, सांसद की अहमियत और डीएम की अहमियत। डीएम उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, डीएम उससे ज़्यादा सब कुछ किया हुआ है। डीएम उसने आईएएस किया है, उसने कितनी सारी मेहनत की है, पढ़ाई दिन रात एक करी है, पावर भी उसके पास है, पावर भी है, सारी शक्तियाँ उसके पास है, वो कुछ भी साइन करेगा, खेल जाएगा, है ना। पैसा है, पैसा है, पावर है, अधिकार है, और एक पद है, सम्मानित पद भी है, सम्मानित पद भी है, सम्मानित, हाँ। समझ रहे हो आप। लेकिन वो नमस्कार करेगा नेताजी को, जो ना आईएएस करके आया, ना इवन 10वीं करके भी नहीं आया। कारण क्या है? कारण ये है कि डीएम के फॉलोअर्स नहीं है, सांसद जी के, नेताजी के फॉलोअर्स। उन्होंने, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता उनकी फ़ैन हुई है। जितने एरिया में उन्होंने काम किए थे, आजकल तो खैर कैसे भी टिकट जीत जाते हैं लोग, या फिर और गणित भी लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो जो तरक्की की बात करता है ना, वही जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे फॉलोअर्स है बहुत सारे, और उसके पीछे उसकी पढ़ाई लिखाई है, सिर्फ उसका पद है मात्र। तो जिसके पीछे फॉलोअर्स है, बस वो ही उससे अलग कर रहा है, और आज उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो डीएम को ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो 10वीं पास है। तो फॉलोअर्स की और महिमा ये ऋषि होती है। भाई, एक बात ये भी है कि इस इतिहास उठा के देख लो, या आप कुछ जिसने त्याग करा है, फॉलोअर्स उसी के बढ़ते हैं जो त्याग करता है, और याद भी उसी को किया जाता है जो त्याग करता है। अब भाई मान लो वो रात को 12 बजे आके कोई गली का एक मजदूर आदमी कहता है कि भैया जी ऐसे ऐसे थोड़ी दिक्कत हो गई है, हमें तो पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते नहीं है, यहाँ पे किसी डॉक्टर हमारे लड़के को एडमिट नहीं कर रहा है, तो एक बार आप चलोगे तो एक बार देख लो आप। वो जाता है, उसने अपना क्या त्याग किया, उसके साथ ही तो गया, लेकिन रात को 12 बजे जग के जाना, उसने अपनी नींद का त्याग किया, उसने अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, अपना खर्चा किया, अपने पैसे का त्याग किया, अपने धन का त्याग किया। तो भाई जो त्याग करेगा तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा, उसी का बढ़ता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ना ही पावर सब कुछ होती है। बिल्कुल, जिसके साथ लोग खड़े होते हैं ना, वो पावरफुल होता है आज। बस तो आप, हमारे यहाँ ऋषि भाई कहावत है, आपको मैं बात बताऊं, बस एक छोटी सी हाँ। बात, कि राम से और गाम से किसी की पेश नहीं पड़ती, और राम और गाम उसी के साथ होते हैं जो बिल्कुल उनके साथ होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपने देखा होगा आजकल कि बहुत लोग कहते हैं मेरा दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कहते हैं आजकल के तो बहुत चल रहा अरे है, ये तो ट्रेंड चल रहा है जी है आजकल ना? तो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है भैया, पैसे कमाओ, बैठे रहो, दरवाजे से दरवाजे का बगल वाला इंसान नहीं जानता है भाई साहब, कुछ नहीं है। एक इंसान को मैंने कहते हुए देखा, मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ही रहता है, वो कह रहा था कि देखो आज हमारे देश का जो संविधान है वो कितना गलत तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण लिखा है। है, कितना गलत तरीके से लिखा है कि एक गंवार आदमी आके पूरी मिनिस्ट्री चला रहा है, मंत्रालय देख रहा है, मंत्री बन रहा है, और बड़े बड़े आईएएस पीसीएस जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसकी राय सुने जा रहे हैं, है ना। तो उसको ये पता नहीं है कि भाई जनतंत्र है ये, इसमें जनता का तंत्र है, और ये लोकतंत्र जो होता है उसमें लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को ही शक्ति प्रदान की जाती है। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति आज तुझे गंवार दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कि डिग्री और कागज़ों पे थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, हाँ जी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि उसने पिछले 3 या 4 बार चुनाव जीते होंगे,
उसने अपने संगठन को मजबूत किया होगा, लोगों को एकत्रित करने की शक्ति होगी, अपने एरिया में विकास के कार्य करवाए होंगे, लोगों की मजबूरियां पढ़ी हैं उसने, और लोगों के दर्द पढ़े हैं उसने। उसने लोगों को पढ़ा है। बिल्कुल। बस। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मापदंड है आपकी अच्छाई और बुराई के, आप बहुत होशियार है कि नहीं है, कि वो डिग्री के कागज़ हैं। डिग्री के कागज़ तो मैं मानता नहीं हूँ, और ये झूठ भी साबित हो जाती है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी ये बात कर रहा था ना मेरे से कि देखो संविधान कितना ख़राब है और कितना वो है, उसको ही हमारी गली में कोई नहीं पूछता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी उसके प्रति कुछ गलत हाँ जी, भाव हाँ कह रहा हूँ। वो भाई साहब सुबह को निकलते हैं, शाम को घुसते हैं घर में, और भीतर पड़े 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 होली दीपावली जो भी होता है, हाँ। कोई दुख सुख, किसी का गली में घूमना फिरना, आपस में बातचीत करना, किसी से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। बस निकल के आएंगे घंटी बजाने के बाद तो कहेंगे हाँ भैया जी, तो वो वेट करते हैं कि भैया जी कोई काम लेके आए होंगे तो हम आए नीचे उतर के, नहीं तो हम दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक तरफ गली का एक व्यक्ति आपको फॉलो नहीं करता, एक गली का लड़का बंदा आपको पसंद नहीं करता, और तब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपकी इज्जत करें। और एक बंदा जो अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी में आसपास के लोगों में दिल जीत के आया है, और उससे कह रहे हैं कि नहीं भैया वो तो पढ़े लिखे लोग पे वो ऑर्डर चला रहा, तो तुम एक काम करो, गली में दिल जीतो, सही बात, एरिया में दिल जीतो, इलेक्शन लड़ लो, पार्षद बन जाओ, चलो गांव में हो तो प्रधान बन जाओ, तुम भी ऑर्डर चलाओगे, चलो ठीक है बन के दिखाओ प्रधान। भला करना पड़ेगा, लोगों के साथ उठना बैठना, परहित करना पड़ेगा। फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए रियल मेहनत लगती है। हो सकता है कि कागज़ों में बैठ के रात को लैंप में हम पढ़ लिए, IAS PCS कर लिया, उससे काम नहीं चलता है। बिल्कुल। तो फॉलोअर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि भाई बहुत अच्छे से आपने इसको हमें समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहा करिए। बहुत बहुत ये हमारा कोई पॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारी चर्चा ये है, जो हमारी हमारे चर्चा मन है में जी। विचार आते हैं। ये ना हमारा इसमें YouTube कोई है। होस्ट है ना कोई गेस्ट है, नहीं, यहाँ कोई बस नहीं है। क्या है, ये हमारे हमारा- मन में लगता है कि इस बिल्कुल। बात पे चर्चा करनी है, तो हम आके बैठ जाते हैं जिस पार्क में। और ये कोई आप हाँ इसे पॉडकास्ट कह सकते हैं। अगर आपको हमारे विचारों से थोड़ा सा मेल खाते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल। हमारी बातों पे तो सबको आना है। अगर देखो, आपको हम दूर करते जाना सब- है, आपको दूर जाना है तो राजमार्ग से निकलना ही होगा, और बिल्कुल। राजमार्ग एक ही है, सच्चाई एक ही है, जो बेसिक थिंग है सो है। अब ये हमारा नहीं है, ये एग्जिस्ट जो करता है, जो पारंपरिक, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल जो है वो यही है। हम उम्र से, हमारे समाज के, हमारे धार्मिक प्रभावों से, हमारे मम्मी पापा के पालन पोषण के प्रभावों से, हमारे साथियों के प्रभाव से हो सकता है कि हम उन चीज़ों को पहुंचने में जल्दी या लेट हों, लेकिन अल्टीमेटली हमको उसी सच पे ही पहुंचना है, सबको उसी सच पे पहुंचना है। आप कहें कि मैं किसी की नहीं सुनता भाई, ना मैंने आज तक बाप की नहीं सुनी, मैं नहीं सुनता भाई ना, तुम्हारी भी कोई नहीं सुनेगा। तो एक पल ऐसा आएगा कि आप अपनी सुनवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कि आप तड़प रहे होंगे कि आपकी कोई सुन ले, और आपको उसी रास्ते पे आना पड़ेगा कि आप सबकी सुनना शुरू करेंगे। आपको सुननी पड़ेगी, आपको किसी से मतलब नहीं है मुझे, तो एक दिन आपको सबसे मतलब करना पड़ेगा। जल्दी कर लोगे फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं करोगे नहीं रहेगा। आपको एक बार भगवान की शरण में जाना ही होगा, उनके उस अनंत प्रकाश को महसूस करना ही होगा, नहीं तो अंधकार इतना डरावना है, इतना डरावना है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है उसका कुछ सामना करने की, लेश मात्र भी सामना करने की। तो आपको बचाव के लिए आना ही पड़ेगा, जहाँ पे आना होता है वो जगह है तो है, उसी स्थान पर आपको पहुँचना होगा। उसके अलावा कहते हैं ना कि इधर से निकल जाते हैं ना, शॉर्ट मार लेते हैं ना, अरे लंबा पड़ता है, इधर से निकल लेते हैं ना, ट्रैफिक रहता है, इधर चलते हैं, अबे यार चैन खींच लेते हैं। देयर इज़ नो सेकंड वे, दूसरा रास्ता ही नहीं है, सच एकमात्र रास्ता है। और धीरे धीरे हमने और प्रमोद जी ने बोलने की और
उसको सामने लाने की, अपने अनुभवों को शेयर करने की कोशिश शुरू की है। आज कल परसों हमारी बात को आपको मानना पड़ेगा, हमारी नहीं। हो सकता इस है बात अगले को। गेस्ट आप भी हो सकते हैं हमारे। और हवा हो सकता है अगली गेस्ट आप हो, और आप हमें इतना एनलाइट कर दें कि हम आपसे इतने प्रभावित हो जाएं कि आपके फॉलोअर्स बन जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतनी लंबी हमारी ये चर्चा सुनी। हालांकि इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव अगर आपको अभी नहीं लग रहा है तो कुछ दिन बाद लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी अगली पॉडकास्ट का वेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको वो चीज़ें लेकर आते हैं जो हम प्रैक्टिकली महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं अपने डेली ज़िंदगी में। हमारी पॉडकास्ट असल में होती है एक्सपीरियंस वीक ऑफ द डे, जो हमारे पूरे हफ्ते में घटित होता है हमारे साथ, हम उस पर चर्चा करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो घट रहा है हम उससे आपको रूबरू कराएं, और समाज कैसा बन गया है और अब इसमें क्या बदलाव आ रहा है, और उससे भी थोड़ा सा थोड़ा रूबरू कराएंगे हम आपको। और कभी कभी थोड़ा सा मिरर पकड़ा देते हैं आपको, है ना। और एक्चुअली ये पॉडकास्ट नहीं है, ये लाइफ कास्ट है। ये बिल्कुल सही नाम दिया आपने। जीवन कास्ट है, लाइफ कास्ट, लाइफ कास्ट है ये लाइफ से बातचीत है आपकी, और कुछ नहीं है। हम बड़े अज्ञानी हैं, कोशिश कर रहे हैं उस सफ़र पे आगे बढ़ने की। कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, अनुभवों से सीखते हैं, और जैसे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं और जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि वो कितने अंधकार में हैं या फिर उन चीज़ों से कितने अनभिज्ञ हैं और कितना बड़ा खतरा है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि चलो क्यों ना हम इसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दें कि यार कम से कम इनको चीज़ें पता तो लग जाएं कि ये चल भी रहा है, ताकि जिन चीज़ों का शिकार होने के बाद हमने लड़ाइयाँ लड़ के हम बाहर निकले, हो सकता है उन लड़ाइयों में कहीं फेल हो जाते हैं और वो अपनी दिशा बदल देते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। और ये जो पृथ्वी है ना, ये तो भैया दुखों का ही लोक है। एकमात्र सुखी रहने का एकमात्र जो रास्ता है वो सत्य है, सच है, जिसकी हम बात करते हैं। बेसिक स्वीकार कर लीजिए, आज कल कर लोगे, परसों करना है, ज़्यादा दिन है भी नहीं कि आपको ज़्यादा लेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, यहाँ पर आपने आने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। अंधकार इतना डरावना है, इतना डरावना है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है उसका लेश मात्र भी सामना करने की। ऋषि भाई, इसके लिए एक सिंपल फंडा है। आप किसी को भी फॉलो करते हो, XYZ, अच्छा एक्टर हो गया, अच्छा कथावाचक हो गया, अच्छे संत हो गए, ठीक है, XYZ, अगर आप उनके प्रति अपनी मर्यादा और अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहते हैं ना, तो आप है ना उनकी ना तो कभी उनसे मिलो, हाँ, और ना ही उनसे उनकी कभी पर्सनल में जाने का कोशिश करो। लाठी जो उसको एहसास करा रही थी बार बार उसे, उसकी कमजोरी और अंधेपन का, सबसे पहले वो उसे ही छोड़ता है